मैंने तो उससे कम समय में कर दिया। सर, आपको लगता है कि कांग्रेस को एक रास्ता मिल गया है और इस बार भी अगर कुलदीप 10 बार जीत कर लाता है तो फिर से वहां से पूर्ति कर ली जाएगी बहुमत की? देखिए, ऐसा है कि कुलदीप बिश्नोई जैसे जो व्यक्ति हैं जी, उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। अब फिर कहेंगे कंट्रोवर्शियल बात कहते हैं आप। चुनाव का माहौल है, बेबाक भी होती है, ऐसी बात है। कुलदीप बिश्नोई की किसी भी बात पर मेरा कोई विश्वास नहीं रहता है। उन्होंने कहा था कि मैं अगर लोकसभा चुनाव हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो हार गए। वो तो हराए गए, लेकिन 2005 लोगों ने हराए हैं। उन्होंने इनेलो ने इनेलो को जिताने के लिए लड़ रही थी क्या? उनको हराने के लिए लड़ रही थी? सर, मैं चुनाव लड़ूंगा अपने विरोधी को हराने के लिए लड़ूंगा, जिताने के लिए थोड़ी लड़ूंगा। नहीं, उन्होंने साजिश की, फिर उस चुनाव को जाट नॉन जाट में बांटा, वो साजिश हुई। उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया जिसके गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे तो जो व्यक्ति बीजेपी ने भी हरवाया उनको एक तरीके से। मोदी की रैली नहीं हुई वहां पे, होने नहीं दी वहां पे, तो सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई थी उनको हराने के लिए, इसलिए ये दिन देखना पड़ा उन्हें। जो व्यक्ति राजनीति में जातिवाद का सहारा लेगा उसका असर कुलदीप बिश्नोई जैसा होगा। इस सार में कैसेट चलाते हैं कि 35 बिरादरी की वोट चाहिए, 36 की नहीं चाहिए, तो हारेगा वो या मैं? नहीं, वो तो कहा उन्होंने कि इस तरीके की क्लिपिंग्स वो उनके विरोधियों ने किसी तरीके से छेड़छाड़ करके उसको इस तरीके का दुरुपयोग किया। चुनाव के दौरान क्यों नहीं कहा? चुनाव हारने के बाद कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव हारे, कहा राजनीति छोड़ दूंगा। अब कह रहे हैं विधानसभा चुनाव आदमपुर से हारा तो छोड़ूंगा। विधानसभा चुनाव आदमपुर से हारेगा। नहीं, सुन रहे हैं करनाल से भी लड़ेंगे। करनाल से भी हारेगा। कुलदीप बिश्नोई चुनाव हारेगा और उसके बाद अपने गांव महमूदपुर रोही का सरपंची का चुनाव भी हारेगा, तब छोड़ेगा राजनीति। अच्छा कुलदीप जी, कुलदीप बिश्नोई से हम पहले भी आपके बयान देखते रहे हैं, बड़ी तल्ख टिप्पणियां आप कुलदीप बिश्नोई पर करते रहे। कोई खास वजह, कोई नाराजगी? नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है। कोई व्यक्तिगत जब उन्होंने राजनीति सभ्यता छोड़ दी तब ऐसे व्यक्ति को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। उन्होंने ये कहा, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट टॉपर हूं, और उन्होंने कहा इसकी डिग्री चेक कराओ। इस प्रकार की जब वो शब्द बोलते हैं, नहीं, उनको लगता है उनको इंसाफ नहीं मिला। उनके 5 विधायक जो गए थे उनका अपने इंसाफ नहीं किया। उनको नहीं इंसाफ किया तो अदालत कर देगी इंसाफ। मुझे जो भारत के संविधान के अनुसार ठीक लगा मैंने कर दिया। उसके खिलाफ वो अदालत में गए हुए, वहां से वो अपना फैसला करवा लें, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ, सुनवाई पूरी होगी, अदालत अपना फैसला सुनाएगी मैंने क्या गलत किया है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई का बात है, ही इज एन इमेच्योर पर्सन, परिपक्व नहीं है। और मुझे तो इस बात को सुनकर बड़ा अचंभा होता है जब वो ये कहते हैं कि मैं हरियाणा का सबसे ईमानदार नेता हूं। इस बात को सुनकर मुझे, लोग क्या सोचते, मैं तो अपने बारे में कुछ भी सोच सकता हूं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपकी सही जजमेंट आएगी। स्वयं बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें, बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोरो मोल। अरे कुलदीप बिश्नोई स्वयं को क्यों कह रहा है मैं सबसे ईमानदार आदमी? लोग तो नहीं कह रहे। लोगों से पूछ लेना आप, ये जब इंटरव्यू खत्म हो पूछ लेना कितना ईमानदार है। तो इस प्रकार की बातें करने वाले व्यक्ति को मैं कभी गंभीरता से लेना नहीं चाहता। ही इज नॉट ए पर्सन हु शुड बी टेकन सीरियसली। अभी आपने हिसार का जिक्र किया कि 35 बिरादरी, 36 बिरादरी, इस बार जाट गैर जाट पर ये राजनीति खड़ी होगी या ये मुद्दा नहीं रहेगा? क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास ये रहा है कि पोलराइज इन्हीं 2 पॉइंट्स पर हो जाता है। हरियाणा का इतिहास रहा है। देखिए, जो भी जात पात की बात करेगा वो राजनीति में कभी कामयाब नहीं होगा। हमारे लिए मुद्दा विकास है, हमारे लिए मुद्दा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व है। कुलदीप बिश्नोई जिस बात का आज खंडन और साजिश जिसको बता रहे हैं
चुनाव के समय उनके पास काफी समय था इस बात का खंडन करने का और इसको साजिश दिखाने का। आज जो वो बात करते हैं, जिस प्रकार की राजनीति का जहर उनके पिताजी ने हरियाणा में घोला, उसी प्रकार की राजनीति का जहर वो खोलना चाहते हैं और वो जहर उनको खुद पीना पड़ेगा, किसी ने कोई नहीं पिएगा। कुलदीप जी, आखिरी सवाल, एक दूसरा आखिरी सवाल। हरियाणा की राजनीति में राजनीतिक दल बढ़ गए हैं, कई और राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सही है, खराब है? कांग्रेस पार्टी की चुनावी सियासत इससे अच्छी बुरी कहाँ? मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं तो दोनों के प्रश्न मैं भी यही लगभग पूछने वाला था। पहले मुकाबला होता था कांग्रेस और इनेलो के बीच में, अब मुकाबला कांग्रेस और इनेलो नहीं है, इसमें बहुकोणीय हो गया, बहुकोणीय मुकाबला है। इस तरीके के बहुकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के लिए ये लाभकारी रहेगा या नुकसान पहुंचाएगा? फॉर मी, इंग्लिश में बोलते हैं मोर दी मैरियर। चुनावी मैदान है, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ही कांग्रेस को फायदा रहता है। और अब ये मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट जरूर है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं इसमें, पार्टियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉन्टेस्ट मैच्योर होगा वो बिटवीन बीजेपी और कांग्रेस होगा। और हालांकि आने वाला समय बताएगा इस चीज को। बीइंग ए सीनियर पर्सन, सीनियर लीडर, आपका अनुभव क्या बताता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं और सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन रहने वाला है? देखिए, एक तो अनुभव की बात पूछ लिया हाँ, अनुभव। हाँ, अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस अपने बल पर सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी की टिकटों का आवंटन हुआ है, उससे एक बात सामने निकल के आ रही है कि दोनों पार्टियों में आज नेतृत्व की क्षमता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। इंडियन नेशनल लोकदल बता दें उनका कौन नेतृत्व करेगा, नहीं पता उनको। तो बता कह रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला करेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो करेंगे, कह रहे हैं वो सीएम भी बनेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो जेल में ही शपथ दिला देंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो बनेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कैसे बनेंगे? नहीं, शपथ करवा देंगे, फिर 6 महीने में चुनाव की प्रक्रिया, तब तक फैसला आ जाएगा, ये कहा जा रहा है। नहीं, इस प्रकार की संभावनाएं तलाश रहे हैं वो। ऐसा देश का संविधान है जिसमें जब व्यक्ति में डिस्क्वालीफाइड हो टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, वो कैसे लड़वा देंगे? एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार जो है वो इस टिकट आवंटन के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी जनाधार घटता जा रहा है और कांग्रेस का बढ़ता जा रहा है। मैंने पानीपत की रैली में कहा था, देखिए जिस प्रकार के सितारे हैं, अगर आप देखेंगे कुंडली योग, तो ये सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तीसरी बार बनती हुई साफ नजर आ रही है मुझे। लोग कहते हैं सर ये गुलाबी गैंग इकट्ठा हुआ है, बर्बाद कर दिया इसने हरियाणा। गुलाबी गैंग का जवाब तो कांग्रेस दे चुकी है। कौन सी जेल है वो? तिहाड़ गैंग कर रहा है उसमें, तो उसका जवाब कौन? खैर, मैं इन शब्दों में नहीं जाना चाहता। अब वो गुलाबी गैंग वापस हो गया कि चल रहा है? तो आचार संहिता के बाद अपने आप बंद हो गया। नहीं, वो तो सबका ही बंद हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही बंद हुआ है, वो सबका बंद हो गया है, इसलिए वो विज्ञापन वो तो सबका ही बंद हो गया। देखिए, ये चुनाव होने जा रहा है। मैं हरियाणा की विधानसभा का अध्यक्ष हूं। आई हैव नो राइट टू प्रीच, लेकिन मेरा सुझाव है कि तथ्यों के आधार पर इस चुनाव को लड़ा जाना चाहिए। जनता को भ्रमित करने की बजाय जनता के सामने सच्चाई लेकर आनी चाहिए और सच बोलने की क्षमता नेताओं के बीच में होनी चाहिए। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों से ये दूर चुनाव, एक हरियाणा को उदाहरण दिखाना चाहिए इस देश के सामने कि यहाँ के लोग भी चुनाव के अंदर एक सभ्य भाषा को इस्तेमाल एक दूसरे के लिए करते हैं, ऐसा मेरा। लेकिन अगले 5 साल आपको जनता दे क्यों? 10 साल में आपने काफी परफॉर्मेंस की है, तो अगले 5 साल का एजेंडा और विजन क्या है आप लोगों को? आप इस हरियाणा को जहां जिस स्तर पर हमने पहुंचाया है, इसको और आगे लेकर जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और करनी है। तो हमारे सेट एजेंडास हैं जो हमारे घोषणा पत्र में अभी सामने आ जैसे बिजली का उठाया था, पहले सवाल पूछा था, बिजली प्लांट तो बहुत लगे हैं, सब जगह लगे हैं, 2-3 हजार मेगावाट लगे हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली क्यों नहीं आ पाती? मोदी तो कह देते हैं छाती ठोक कर गुजरात में 24 घंटे आती है, हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मोदी जी को ये बताओ
कि जो 24 घंटे बिजली का रजिस्टर वो जरा हरियाणा में दिखाएं। भाषणों से बिजली नहीं आने वाली। तो मोदी जी के गुजरात में किसान को 6 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। वहां के स्कूलों में बच्चों का संख्या लगातार गिर रही है। वहां के बुढ़ापा पेंशन 400 रुपए है। हरियाणा की 1000 और 1 नवंबर 2014 को 1500 हो जाएगी। वहां के जो सभी मापदंड हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल, जो कि ग्रोथ के फैक्टर्स को देखते हैं, उनमें हरियाणा उनसे कहीं आगे है। एक सर यहाँ स्कूल का यहाँ 400, वहां 50 स्कूल इस बार ऐसे थे जिनमें सिफर रिजल्ट रहा, 0/0, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। तो ये कैसी एजुकेशन है सर? ये ठीक है कि शिक्षा के स्तर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पर्टिकुलरली प्राइमरी ग्रामीण अंचलों के अंदर शिक्षा के स्तर पर सरकार को और ध्यान देना होगा, और इस बारे में सरकार का घोषणा पत्र आ रहा है। हम इस पर विशेष रूप से कुलदीप शर्मा जी ये मान रहे हैं कि तीसरी बार भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। मैं मान रहा हूं, लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज है कि गन्नौर की आवाज क्या है? गन्नौर की आवाज लोगों से पूछना, बाकी जो मुझे सुनाई दे रही हो तो कांग्रेस जीतेगी यहाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कुलदीप शर्मा जी 14 के चक्रव्यूह में आने के लिए और तमाम तीखे सवालों का सामना करने के लिए। कुलदीप शर्मा जी साफ तौर पर ये मानते हैं कि तीसरी बार प्रदेश में हुड्डा सरकार हैट्रिक लगाएगी, और वो ये कह रहे हैं कि जनता आने वाले दिनों में ये तय कर देगी। अब 19 अक्टूबर को जब नतीजे आ रहे होंगे तब ये साफ होगा कि कुलदीप शर्मा जी का दावा कितना सही है। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होती है या फिर किसी और को मौका देती है। 14 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाए नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं।